गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण के बारे में, यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग के बारे में। तो स्टूडेंट सेंटर्ड जो टीचिंग होती है वो क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो शिक्षार्थी होता है ना, वो इसमें मेन होता है, और जो टीचर होता है वो टीचर उसको एक एज ए इंस्ट्रक्टर काम करता है। यानी कि शिक्षा जो जो टीचर होगा वो उसको निर्देश देगा, और जो स्टूडेंट होगा वो स्वयं कार्य करेगा। अब इसमें जो आती हैं विधियाँ वो कौन सी आती है? असाइनमेंट आते हैं, केस स्टडी आती है, कंप्यूटर आधारित शिक्षा आती है, खुली शिक्षा आती है, व्यक्तिगत निर्देश प्रणाली आती है, और क्रमादित निर्देशन आती है, जिनकी चर्चा हम लोग नीचे करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे असाइनमेंट। जब हम असाइनमेंट की बात करते हैं तो इसमें असाइनमेंट में क्या करते हैं, हम बच्चे को किसी भी टॉपिक पे दे देते हैं। यानी कि एक हमने कोई टॉपिक दिया उसको, मानो कि हमने संसद दिया। अब संसद के बारे में बच्चों को खुद देखना है कि संसद के कितने भाग होते हैं, संसद में कौन कौन से कार्य होते हैं, संसद में कौन कौन से मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चा उसके बारे में खुद जान रहा है, खुद देख रहा है, वो टीवी देख रहा है, कहीं से भी जानकारी इकट्ठा कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर रहा है। यानी कि उसमें जो स्टूडेंट का रोल होगा वो एक्टिव होगा, और जो टीचर होगा वो सिर्फ उसको लीड करेगा। यानी कि उसको बताएगा कि उसको उसको किस किस सोर्स से मैटर मिल सकता है, कहाँ कहाँ से वो जानकारी इकट्ठा कर सकता है, कैसे वो उसको व्यवस्थित करेगा। तो इसमें ऐसा होता है। यानी कि इसमें क्या है, टीचर पैसिव होगा और स्टूडेंट एक्टिव होगा। अब इसमें क्या होता है कि इसमें असाइनमेंट क्या होता है कि हम किसी भी टॉपिक पे बच्चों को किसी भी विषय से आधारित असाइनमेंट दे सकते हैं। तो उसमें जो टीचर होगा ना, उसका मेन कर्तव्य ये बनेगा कि वो ये देखेगा कि जो बच्चा असाइनमेंट बना रहा है वो कहीं से कॉपी तो नहीं कर रहा है, या फिर कहीं से उसने ऐसे मैटर को उठा तो नहीं लिया, उसने गलत तो नहीं लिखा है, सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके लिखा है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब असाइनमेंट में जो होता है, असाइनमेंट जो होना चाहिए ना, हमेशा क्लोज एंडेड नहीं होना चाहिए। जो असाइनमेंट होना चाहिए हमेशा कैसा होना चाहिए, ओपन एंडेड होना चाहिए, जिसमें जो स्टूडेंट होते हैं ना वो अपने थॉट, अपने व्यू को भी ऐड कर सके। इससे क्या होगा कि जो असाइनमेंट वो बनाएंगे और भी ज़्यादा क्या होगा, क्रिएटिव होगा। तो इसमें देखेंगे इसके लाभ क्या होंगे। इसमें लाभ में जब हम देखेंगे तो छात्रों को स्वतंत्र रूप से काम करने में मदद करता है। ऑब्वियस सी बात है, जब स्टूडेंट उसको खुद करके कंप्लीट करेगा, खुद उसको एक्सप्लोर करेगा, तो वो क्या होगा कि स्वतंत्र रूप से काम करने में मदद करेगा। दूसरा होगा, यह छात्र को विश्लेषणात्मक समझ और समस्या को सुलझाने की क्षमताओं को तेज करने में मदद करेगा। ये भी सही है कि जब स्टूडेंट खुद करेगा तो उसमें क्या है कि उसमें एक विश्लेषणात्मक समझ आएगी, और समस्या जो उसके पास प्रॉब्लम है ना उसको वो स्वयं सुलझाने की कोशिश करेगा, वो उसकी मेमोरी में भी बहुत टाइम तक विस्तृत रहेगी। तीसरा होगा, यह सीखने वालों के बीच विकासशील रचनात्मकता लाने में मदद करेगा, बिल्कुल करेगा। इसमें क्या होगा कि जो स्टूडेंट सीख रहे हैं, जो उस चीज़ को असाइनमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें क्या है कि उनमें और उनका थॉट प्रोसेस होगा, और उसको वो और भी अच्छे से करने की कोशिश करेगा। फिर इसमें इसकी लिमिटेशंस दी हुई हैं। अब लिमिटेशंस की जब बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो टीचर होते हैं उनको हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि जो छात्र असाइनमेंट बना रहे हैं वो एक दूसरे की नकल करके तो नहीं बना रहे हैं। वो उन्होंने जो मैटर लिया है वो बिल्कुल मैटर ऑथेंटिक होना चाहिए, वो कहीं से कॉपी पेस्टेड नहीं होना चाहिए, उसमें उनकी क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसकी लिमिटेशंस में आती है। उसके बाद जो दूसरा होगा अपना केस स्टडी होगा। जब हम केस स्टडी की बात करते हैं तो केस स्टडी क्या होता है, इन डेप्थ होता है। यानी कि हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के बारे में जो बहुत गहराई से रिसर्च करते हैं तो उसको कहते हैं, केस स्टडी कहते हैं। अब केस स्टडी में क्या है कि इसमें जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे मानो कि आमतौर पे जो किसी के उसमें, जैसे मानो क्लास में कोई प्रॉब्लम चल रही है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उनका इंस्टेंट अगर हम लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे कि उस पर हम केस स्टडी कर सकते हैं। यानी कि इन डेप्थ हम उस प्रॉब्लम को देख सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका निवारण भी ढूंढ सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं इसमें। अब इसमें जो होता है,
इसमें क्या होता है कि इसमें जो निर्णय होता है, चुनौती होती है, एक अवसर होता है, समस्या होती है, किसके द्वारा इसका सामना किया जाता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा इसका सामना किया जाता है। तो इसको हम देखते हैं। अब जैसे कि कोई होता है ना, जब केस स्टडी करते हैं, जो समस्याएं होती हैं, यानी कि जो बच्चे को अगर क्लासरूम से रिलेटेड समस्या है या फिर स्कूल से रिलेटेड समस्या है, तो उनको क्या करते हैं, वो क्लास में लाने की मतलब लाने की कोशिश करते हैं, और उसमें सुनिश्चित जो सक्रिय एकदम उसमें एकदम इन्वॉल्व होके उस चीज़ की जो प्रॉब्लम होती है उसको क्या करते हैं, सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये केस स्टडी होता है। अब इसके एडवांटेज क्या होंगे, ये प्रतिभागियों को समीक्षों की जांच, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्कपूर्ण राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल करता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जांच की जाती है, विश्लेषण किया जाता है, फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है, और फिर जो हमारी जो खुद की राय होती है उसको इसमें ऐड किया जाता है। दूसरा होगा, यह निर्णय लेने और समस्याओं को सुलझाने के कौशल को बढ़ाता है। बिल्कुल यह क्या करता है कि ये सेल्फ जो अपने क्या बोलते हैं, स्वयं के निर्णय लेने और समस्या जो हमारे पास प्रॉब्लम है उनको सुलझाने के लिए क्या करता है, एक कौशल का विकास करता है, जिसमें जो बच्चे होते हैं ना वो सेल्फ से ही निर्णय ले सकते हैं। तीसरा होगा, ये सक्रिय भागीदारी द्वारा अभिनव समाधान के लिए प्रेरित करता है। जब बच्चा इसमें खुद ही इन्वॉल्व होगा तो वो क्या करेगा कि उसमें जो भी समाधान निकलेगा वो उसमें क्या है, उसकी सक्रिय भागीदारी होगी, यानी कि वो बिल्कुल एक्टिवली उसने उसमें काम किया है। फिर इसके डिसएडवांटेज होंगे। इसमें क्या होगा, इस पद्धति के उपयोग करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, अगर हम किसी केस स्टडी को कर रहे हैं तो केस स्टडी को पहले बच्चे को बताना होगा, उसके बाद ही बच्चा केस स्टडी कर सकता है, यानी कि उसके बहुत सारे रूल रेगुलेशंस होते हैं, उसको करने के नियम होते हैं, वो किन किन पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है। फिर देखेंगे दूसरा, इसका प्रयोग सभी परिस्थितियों में और सभी विषयों के लिए नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि केस स्टडी किसी विशेष टॉपिक पे ही किए जा सकते हैं, विशेष व्यक्तियों पर ही किए जा सकते हैं जिनमें समस्याएं हैं, या जिनमें लगता है कि अगर हम इन डेप्थ कुछ काम करेंगे तो इनमें कोई सॉल्यूशन खोजने को मिल सकता है। फिर अपना तीसरा होगा, कर्मादेशित यानी कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। अब जो कर्मादेशित निर्देश होंगे, इसमें क्या होगा कि इसमें जो भी चीज़ें होती हैं ना वो एक एक के बाद, जैसे होता है ना कि सीक्वेंस वाइज होता है, यानी कि हम जो भी चीज़ें करते हैं उसमें क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, यानी कि उसमें स्तर होते हैं कि इसके बाद ये वाला स्टेप, इसके बाद ये वाला स्टेप, इस तरह से, यानी कि जो भी काम होगा आपका चरणों के द्वारा होगा। ये सीखने की क्या है, एक हाई हाई इंस्ट्रक्शन प्रणाली है, यानी कि इसमें क्या है, ये सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और बहुत ही मतलब बेहतर मानी जाती है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है कि प्रत्येक चरण के बाद सीखने को तत्काल प्रतिक्रिया मिलती है, यानी कि अगर आपने एक बार कोई चीज़ कर ली, जैसे मानो कि इसमें क्या होता है, ब्रांच होती है, आपने एक चीज़ सीख ली, तुरंत आपको दूसरी चीज़ मिल जाएगी, दूसरी चीज़ सीख ली, तुरंत आपको तीसरी चीज़ मिल जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो प्रतिक्रिया आपको मिलती है वो क्या मिलता है, तत्काल मिलती है, और आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे पहुंच जाते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें होंगी बिल्कुल चरण वाइज होंगी। अब इसके एडवांटेज क्या होंगे, इसमें नियमित प्रतिक्रिया ली जाती है, यानी कि जो बच्चा सीख रहा है इसमें क्या है कि हम साथ के साथ वो ले रहे हैं, यानी कि जब हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कंप्यूटर पे या कहीं पे भी, तो आपने एक क्वेश्चन किया, आप एक क्वेश्चन को सबमिट किया, तुरंत आप दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन आपने किया, सबमिट किया, तुरंत आप तीसरे उसमें पहुंच जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी जब हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के द्वारा पढ़ रहे हैं तो इसमें प्रतिक्रिया क्या होती है, वो बिल्कुल एकदम नियमित ली जा रही है। दूसरा इसमें होगा कि यह शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी को सक्षम बनाता है, इसका उपयोग सभी विषयों में किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा बिल्कुल नियमित एकदम सजग होके एकदम काम कर रहा है, और वो स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है, तो इसका जो यूज़ किया जा सकता है ना वो और भी विषयों में किया जा सकता है। इसके बाद जो अपना चौथा है वो है व्यक्तिगत निर्देशन प्रणाली, यानी कि पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि इसमें क्या है, व्यक्तिगत निर्देश प्रणाली है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ छात्रों को सामग्री का चयन करना होता है, यानी कि पठन सामग्री का जहाँ स्टूडेंट को चूज़ करना होता है, वहाँ क्या होता है, उसे छोड़कर सभी विषयों के लिए किया जा सकता है, यानी कि सामग्री का चयन करने के अलावा इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, हम सभी विषयों में कर सकते हैं।
अब इसमें क्या है, शिक्षार्थियों को इकाइयों की एक श्रृंखला में महारत हासिल करनी होती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि मतलब एक श्रृंखला होती है जहाँ जो बच्चे क्या करते हैं उसको उनको सॉल्व करना होता है। इसमें क्या है, शिक्षकों प्रोटेक्टरों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि जो शिक्षक होते हैं वो क्या है, एक पैसिव रोल वो करते हैं, यानी कि एक इंस्ट्रक्टर की तरह उनको वो करते हैं, गाइड करते हैं। इसका अंतिम परीक्षण के लिए आगे बढ़ने के लिए व्याख्यान द्वारा उन्हें समृद्ध किया जाता है। और पर्सनलाइज सिस्टम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि इसके मूल 5 तत्व होते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, सीखने की महारत सबसे पहले क्या है कि जो बच्चा इसमें सीखता है उसमें सबसे पहले उसको उसमें एकदम मतलब उसको महारत हासिल होनी चाहिए, यानी कि उसको मास्टरी होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि आत्मनिर्भरता, यानी कि उसको स्वयं वो काम करना चाहिए। तीसरा है लिखित सामग्री पर जोर देना, यानी कि उसको जो जिन चीज़ों को वो पढ़ रहा है या महारत हासिल कर रहा है उसमें क्या है, उनको लिखना भी उस चीज़ को आना चाहिए। फिर तीसरा है प्रोटेक्टर, यानी कि उनको उस चीज़ के लिए बिल्कुल उनको सॉल्व करना आना चाहिए। और पांचवा है कि उनको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। तो ये क्या होंगे कि इसके बाद हम देखेंगे कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं। यह सीखने की मात्रा, यानी अब इसमें क्या है कि जो हम सीखते हैं ना, ये सबसे पहले क्या काम करता है कि जो सीखने पर जो मास्टरी होती है ना, ये उस पर आधारित होता है। दूसरा है ये आत्मनिर्भरता के साथ सीखने की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि स्टूडेंट इसमें क्या करता है कि बिल्कुल एकदम अपने ही आप सारी चीज़ों को कर रहा है, तो बच्चा इसमें क्या होगा, आत्मनिर्भर होगा। अब इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे, यह कभी कभी बदले हुए पाठ्य सामग्री के लिए प्रयुक्त नहीं है। इसमें क्या है कि जो पाठ्यक्रम अगर करिकुलम चेंज हो रहा है या फिर कुछ उसमें प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या है कि इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। दूसरा है ये भावात्मक डोमेन मनोविज्ञान डोमेन के लिए प्रयुक्त नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें जो अपना होता है ना कि भावनात्मकता के लिए बिल्कुल भी इसमें कोई स्थान नहीं होता है। तो ये सिर्फ क्या है कि जो अपना साइकोमोटर है ये उसी पे करता है, यानी कि इफेक्टिव उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। अब जो हमारा है ये लास्ट वाला, इसमें क्या है कि सीखने पर जो जोर दिया जाता है, इसमें क्या है कि जो सीखना जो होता है बच्चे को, वो किसके द्वारा सीख रहा है, वो कंप्यूटर के द्वारा सीख रहे हैं। यानी कि बच्चा इसमें फ्लेक्सिबल है कि वो अपने टाइम और अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसमें कभी भी और कैसे भी पढ़ सकता है। इसमें क्या है कि कंप्यूटर की जानकारी को सही से संशोधित करने, बहुत जल्दी सीखने की आवश्यकता, कठिनाइयों के लिए अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है, जो कि एक किताब या वीडियो टेप से बहुत अधिक होती है। यानी कि उसमें क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर में कुछ गलत होता है तो तुरंत वो इंस्ट्रक्शन दे देता है, या फिर कुछ हम लोग नहीं कर रहे हैं, या फिर मतलब होता है जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं या फिर कोई भी वो होती है, तो उसमें जो चीज़ें होती हैं ना, यानी कि ऑडियो और वीडियो से बहुत ही जल्दी बच्चा सीख जाता है। अब इसके एडवांटेज क्या होंगे, इसमें होगा अन्य तरीकों की तुलना में अधिक लचीला और बेहतर तरह से नियंत्रित है। बिल्कुल है कि इसमें बच्चा अपने अकॉर्डिंग कभी भी और कैसे भी पढ़ सकता है। दूसरा है प्रभावी ढंग से अभ्यास, ड्रिलिंग, सिमुलेशन और मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इसके बाद इसकी क्या है, डिलिमिटेशन है, यह अवैयक्तिक है। अवैयक्तिक यानी कि ये इंडिविजुअल नहीं है और ये थोड़ा कॉस्टली है, दूसरा ही है। फिर है अपना ओपन एजुकेशन, यानी कि खुली शिक्षा। इसमें क्या है, निर्देश देने का ये एक जो लचीला तरीका है, या सीखने वाले के पास सामग्री, लोग, आवाज़, सीखने के उपकरणों की संसाधन पूरी पहुंच है। यानी कि जो बच्चा सीखना चाहता है उसके पास सामग्री भी है, उसके पास टीचर भी है, उसके पास स्कूल भी है, और सीखने के लिए जिन जिन संसाधनों की उसको ज़रूरत है वो सब भी उसके पास है। यदि नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित आवश्यक नहीं होती है, इसमें क्या है कि बच्चा नियमित रूप से अगर कक्षा में नहीं भी आ रहा है तब भी चल जाएगा। इसमें क्या है,
ट्यूटोरियल के माध्यम से छात्र और शिक्षकों के बीच आमने सामने बातचीत और खुली शिक्षा का हिस्सा बनाया जा सकता। जैसे होता है ना कि ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो फेस टू फेस सामने बैठ जाते हैं, या पीपीटी के द्वारा पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पढ़ा रहे हैं। इसमें क्या है कि आमने सामने बैठ के बच्चे पढ़ सकते हैं। प्रवेश पर न्यूनतम या कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कि इसमें किसी भी एज के ग्रुप के स्टूडेंट आ सकते हैं। खुली शिक्षा ओपन एजुकेशन जो होता है उसमें क्या है, निर्देश सामग्री की तेजी से बदलती प्रकृति के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें विशेषज्ञता, समय और संसाधन शामिल है। यानी इसमें क्या है कि जो होती है निर्देश सामग्री, इसमें आवश्यकता नहीं होती है। अब इसके एडवांटेज क्या होंगे, सीखने वाले को लचीलापन प्रदान करता है। बिल्कुल जो सीखने वाला है वो क्या कर रहा है, उसको एकदम फ्लेक्सिबिलिटी है, वो किसी भी समय और कैसे भी पढ़ सकता है। अब इसकी डिलिमिटेशंस क्या है, डिलिमिटेशन से इसकी भावनात्मक मनोविज्ञान सीखने में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि जो इफ़ेक्टिव और आपका इफ़ेक्टिव डोमेन है वो क्या करता है, इसमें सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि जो चीज़ें हो रही है वो मशीन के द्वारा हो रही है, बच्चा उसी के द्वारा सीख रहा है। अब इसके लिए समय विशेषज्ञ संसाधनों की आवश्यकता बिल्कुल होती है, कि इसमें बिल्कुल अगर बच्चा पढ़ रहा है खुली एजुकेशन में तो उसको समय भी चाहिए, उसको बिल्कुल एकदम अच्छा टीचर भी चाहिए, उसको वो सारे संसाधन भी चाहिए जिसके द्वारा मतलब उसकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। फिर है अपना संवादात्मक वीडियो, यानी कि इसमें क्या है कि इंटरेक्टिव वीडियो, यानी कि जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वो क्या किन के द्वारा पढ़ रहा है, वो एक वीडियो के थ्रू पढ़ रहा है। उसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे का जो होता है वो जो उनका संज्ञानात्मक डोमेन होता है, सकारात्मकता होती है या फिर उनकी कैचिंग पावर होती है, ये ज़्यादा एक्टिव होती है। बच्चा इसमें बिल्कुल एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। इसमें बच्चे का क्या होता है, एक जो मेमोरी होती है ना वो बिल्कुल फोटोग्राफिक होती है, यानी कि इसमें जो बच्चों को दिखाया जा रहा है बिल्कुल वो उसको कैच करता है। अब इसके एडवांटेज क्या हो गए, इसमें होगा कि शिक्षार्थी जो निर्णय लेने की शक्ति होती है उसमें सुधार होता है। दूसरा है इसकी डिलिमिटेशंस, इसमें समय लगता है, बिल्कुल इसमें समय लगता है, क्योंकि ये क्या है कि एक वीडियो वो है तो उसमें क्या है कि बच्चों को सामने बैठना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक वो सामने बैठ के नहीं सीखेगा तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। दूसरा है विशेषज्ञ और संसाधन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। इसमें क्या है कि आपको सीखने के लिए क्या है कि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चाहिए, और मतलब एक अच्छा टीचर भी, मतलब जो सिखाने वाला है वो भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट चाहिए। फिर है आपका स्वानुभाविक ह्यूरिस्टिक विधि, यानी कि ह्यूरिस्टिक क्या होता है, एकदम खोजपूर्ण विधि होता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो बिल्कुल उसको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, उस प्रॉब्लम के तहत वो क्या करता है कि वो समस्या का ना उसको खुद ही तलाशने की कोशिश करता है। और उसमें क्या होता है कि बच्चे की जांच विकसित करने की ज्ञान खोज करता है, मतलब वो क्या करता है बिल्कुल एकदम इन डेप्थ उसमें रिसर्च करता है, उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। इस पद्धति का उद्देश्य सिखाना और विज्ञान, गणित, ग्रामर, यानी कि क्या होता है उसको जो प्रॉब्लम दी जाती है वो विज्ञान से रिलेटेड, गणित से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड दी जा सकती है। यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि, यानी कि बच्चा खुद एकदम एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करता है। फिर है विभेदित विभेदित निर्देश। अब इसमें विभेदित निर्देश को डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इसमें क्या है कि एक एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का एक एक्टिव क्या है, बिल्कुल ये एक तरीका है। इसमें शिक्षक सीखने और योजना बनाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है। यानी कि इसमें क्या है कि जो शिक्षक है उसे सीखने और योजना बनाने के लिए क्या है कि नई नई जो टेक्निक होती है उनका यूज़ करते हैं। यह छोटे समूह, पूरे समूह, व्यक्तिगत निर्देशों का एक संयोजन है। यानी कि इसका जो संचालन किया जा सकता है छोटे समूह पे भी किया जा सकता है, बड़े समूह पे भी किया जा सकता है, और ये इंडिविजुअल पर भी पॉसिबल होता है। इस विधि में मात्रात्मक पहलुओं की तुलना में गुणात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। यानी कि जो भी समस्या का हम सॉल्यूशन ले रहे हैं उसको हम मात्रात्मक रूप में ना करके हम क्या करेंगे, उनके गुणों पर ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। यह कई बुद्धिमत्ताओं को समायोजित करने के लिए कई तरीकों का उपयोग करता है। ये छात्र केंद्रित होता है, यानी कि ये कौन सा होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। उसका अर्थ है पाठ आकर्षक, प्रासंगिक, सक्रिय और दिलचस्प होते हैं। इसमें क्या है कि इसके द्वारा जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना वो बिल्कुल एकदम वो आकर्षक होंगे, बिल्कुल एकदम रेलिवेंट होंगे, एक्टिव होंगे और बहुत ही ज़्यादा
क्या होंगे उसमें, एकदम बच्चों के अकॉर्डिंग होंगे, यानी कि बच्चा उसमें बिल्कुल एकदम अच्छे से दिलचस्पी लेता होगा। ये शिक्षण की एक योजनाबद्ध और संगठित विधि है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप होती हैं, और जिनको फॉलो करके हम लोगों को क्या है वो तैयार करना होता है, यानी कि सीखना होता है अच्छे से। तो आज हम लोगों ने जो बात की है वो शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण के बारे में बात की है, जिसमें हमने जो बात की है वो 4 से 5 विधियों के बारे में बात की है। तो अगर आपको समझ में आया तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।